हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जी हाटे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ा टाइम को चेंज करते हुए कि ये क्लास हमारी 6 बजे लाइव ना चल करके अब ये शाम 8 बजे डेली चलती है। थोड़ा सा टाइम में इशू हो गया था कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर मुझे 6 बजे देखने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो सर आप प्लीज़ अपनी क्लास को थोड़ा सा टाइम चेंज कर दीजिए। तो मैंने ये अपनी क्लास अब हम रखते हैं शाम 8 बजे, तो सभी लोग लाइव आना ना भूलें। ये क्लास हमारी शाम 8 बजे चलती है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये अब परमानेंट हमेशा शाम 8 बजे चलेगी। और जब तक हम इसमें एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल विथ एग्जाम्पल मतलब विथ प्रैक्टिकल, जब तक हम सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं करा देंगे तब तक हम तो आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, और ना ही आप इससे दूर जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि हम आपका पूरा तहे दिल से साथ निभाएंगे, उसी प्रकार से आप लोगों को भी एक दृढ़ निश्चय बनाना है कि हम भी सर की क्लास देखेंगे, डेली पढ़ेंगे और डेली अपनी पढ़ाई का मजा लेंगे। मैंने कहा था कि ये अगर जून भर में मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना जिस दिन आप क्लास में प्रवेश करेंगे जा करके तो अपने क्लास टीचर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने को पाएंगे कि सर मुझे इतना आता है, सर मुझे ये बताओ, सर मुझे ये बताओ, सर मुझे ये बताओ। बहुत सारे टॉपिकों पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सभी का राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं इस लाइव स्ट्रीम में अमित बोरा के साथ में। तो बने रहेंगे हमारे जीआरटी क्लासेस के साथ और लेते रहिए लाइव स्ट्रीम का मजा। आप देखो, कल मैंने आपको बता दिया था कूलाम का नियम, ठीक। हम उसी के आगे आज कल मैंने कूलाम के नियम में एक चीज़ पढ़ाई थी तुम लोगों को कि जो के की निर्भरता थी वो इकाई पर कैसे निर्भर कर रहा था, कि जो के की निर्भरता थी वो इकाई पर कैसे निर्भर कर रहा था। आज और थोड़ा नेटवर्किंग इशू के कारण वो वीडियो वहीं पर रुक गया था। चलो कोई बात नहीं, वो टॉपिक पूरा उसमें मेरा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम उसी का अगला वाला टॉपिक जो पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया था, याद है सभी को? क्या बताया था मैंने कि के की निर्भरता जो है वो माध्यम पर कैसे होती है, कि के की माध्यम पर निर्भरता। आज की जो हेडिंग रहने वाली है के की माध्यम पर निर्भरता। मेरी हर एक क्लास 1, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 6 और ये है लेक्चर 7। ये 7वीं क्लास आपके पास में है और हम बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। आप अगर हमारी लेक्चर 1 से क्लास आप देखते हैं तो आपको चीज़ें, बारीकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप अपना इंटर का एग्ज़ाम और IIT JEE का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम मेरी ही क्लास से क्रैक कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि इस क्लास को पढ़ करके आप 90+ स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप 90+ स्कोर करेंगे। 70 नंबर की तो थ्योरी पूछी जाती है, 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है, 100 नंबर का आ जाता है। 70 में कम से कम मेरा वादा है आपसे कि 60 नंबर। ये मैंने करके भी दिखाया है और इस बार फिर से मैं करके दिखाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो क्या है, कहावत कहते हैं ना, क्या होती है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो दृढ़ निश्चय तुमने बनाया है अपनी क्लास में, जो भी अपने लाइफ में सोचा है कि मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो वो दृढ़ निश्चय अपना जरूर बनाए रखें। वो दृढ़ निश्चय जब आप अपना बनाए रखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो जाएंगे। समझ में आई बात को? तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको जो पॉइंट नंबर 2 था कि के की माध्यम पर निर्भरता। हेडिंग क्या रहेगी आज की हमारी? के की माध्यम पर निर्भरता। थोड़ा ये मकान जो है, जो ये स्टूडियो है, ये थोड़ा रोड साइड पड़ता है, तो यहाँ पे डे में जब क्लास लो ना तो यहाँ पे ऐसी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं कि कोई उधर से हारन बजा रहा है, कोई उधर से हारन बजा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। तो कोई घबराएगा नहीं, थोड़ा रोड साइड स्टूडियो, धीरे धीरे हमारा चैनल जब ग्रो करेगा थोड़ा संसाधन होंगे, ठीक है। थोड़ा सा सबके पास समस्या रहती है, ऐसे हमारे पास भी समस्या है, तो जितना भी हम जैसे भी कर पा रहे हैं
वैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम अगर हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो आज आप हमसे भी एक वादा करो कि हम भी सर आपके साथ जी जान मेहनत करेंगे और इस बार हम 90+ का स्कोर करके जरूर दिखाएंगे। ये दृढ़ निश्चय, ये संकल्प जब तक आपके अंदर रहेगा, आप किसी भी, अगर देखो हम हर एक चीज़ बता रहे हैं, एग्जाम अगर इतने ही सरल होते तो वो आपके लिए नहीं बनते। कोई भी एग्जाम है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कठिन होगा। अगर सब कुछ सरल रख दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो कुछ ना कुछ उसमें कठिन जरूर होगा। तो ये दृढ़ निश्चय बनाओ, संकल्प लो कि हम अपनी क्लास कभी नहीं छोड़ेंगे, डेली अपडेट रहेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे और जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका हम रिवीजन करेंगे। तो हम आज बात कर लेते हैं आगे उसी टॉपिक की छोटा सा टॉपिक रहेगा, कोई लंबा टॉपिक नहीं है। और के की माध्यम पर निर्भरता, फार्मूला सभी को याद है, जो मैंने कूलाम के नियम का एक फार्मूला बताया था, सभी को याद है कि F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। यही तो फार्मूला बताया था कूलाम के नियम से, यही फार्मूला निकल के आया था। मैंने बताया था कि आवेश जो होते हैं, एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, ये दोनों r दूरी से बंधे हुए होते हैं। तो उनके आवेशों का जो परिमाण होता है वो उनका गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि के की जो माध्यम पर निर्भरता कर रहे हैं, तो माध्यम यहाँ पर होंगे दो। जब हम माध्यम की बात करेंगे तो एक तो माध्यम हमारे पास में होगा वायु का माध्यम, जो हम निर्वात में लिखते हैं, उसको चाहे निर्वात में कहो चाहे वायु में कहो। और एक माध्यम मुझे लेना पड़ेगा, वो माध्यम चाहे कांच का हो, चाहे जल का हो, चाहे द्रव का हो, चाहे केरोसिन ऑयल का हो, किसी का भी माध्यम हो, कुल मिलाकर के माध्यम होना चाहिए। कि जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं वायुमंडल में, तो हम निर्वात में हैं। कहाँ है, निर्वात में हैं। अगर हम उठ करके अभी किसी नदी में चले जाएं, नदी में तैरने लगे, तो हम किसी माध्यम में पहुँच जाएंगे, तो वो माध्यम होगा हमारे पास में जल का माध्यम। काहे का माध्यम होगा, जल का माध्यम होगा। तो निर्वात की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात में। किसमें बात करेंगे, निर्वात में। निर्वात में कहो और चाहे वायु में कहो, निर्वात में कहें चाहे हम वायु में कहें, तो कोई हमें बताएगा कि निर्वात में क्या होता था फार्मूला। हम क्या फार्मूला, के का मान क्या लिखते थे निर्वात में, के का मान कोई बताएगा कि हम निर्वात में क्या लिखते थे। तो के का मान सर याद है मुझे कि सर आपने बताया था कि 1/4πε0 होता है। और यहाँ पर जो ε0 था वो निर्वात में वैद्युतशीलता थी। क्या थी ये, निर्वात में वैद्युतशीलता। सर आपने इतना मुझे सिखाया था। अच्छा चलो, इतनी चीज मैंने तुमको सिखाई थी कि निर्वात में जो के का मान होता है 1/4πε0, और ε0 यहाँ पर जो होती है वो सर आपने बताया था कि वो निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। तो यहाँ से अगर हम कूलाम की हवा में बात कर रहे हैं, वायु में, निर्वात में बात कर रहे हैं, तो F की अगर हम बात करते हैं तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर F एयर लिख लेते हैं। एयर का मतलब निर्वात में, मतलब वायु में। किसमें, वायु में। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे तो बराबर के था, के का मान क्या है हमारे पास में 1/4πε0, 1/4πε0। के का मान कितना हमारे पास में 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R², Q1 Q2 बटे में R²। इतना हम इसको लिख लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ ε0 जो है वो निर्वात में वैद्युतशीलता। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतनी बात सभी को हजम हुई। ये 500 mg के कैप्सूल अभी चल रहे हैं, बात सभी को हजम हुई ना। चलो अच्छी बात है, हजम होनी चाहिए। जब बात हजम होगी तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। तो मुस्कुराते रहा करो हमेशा, ठीक। चेहरे पे जब मुस्कान होती है ना, चाहे जबरदस्ती मुस्कुराओ लेकिन मुस्कुराओ जरूर। मुस्कुराना सेहत के लिए लाभदायक होता है, ठीक। जब मुस्कुराओगे तभी तुम्हारा मन लगेगा। जब मन तुम्हारा प्रसन्न होगा, चित्त तुम्हारा प्रसन्न होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, तो पढ़ाई में मन लगने वाला है। और जब एक बार मन लग गया अगर पढ़ाई में, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम, कोई भी कुछ भी हो, आप उसे कर सकते हैं। बस तुम्हारा दिमाग एकत्रित होना चाहिए।
आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी निर्वात में, काहे की बात हो गई, निर्वात में। अब इसी प्रकार से हम माध्यम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि माध्यम की बात अगर आ जाए हमारे पास में तो हम माध्यम में कैसे निकालेंगे। किसमें मुझे निकालना है, अब माध्यम में निकालना है। सर आपने क्या बोल दिया, माध्यम में। जैसे मैंने अभी लिखा था कि निर्वात में k का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। इसी प्रकार से हम k का मान यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ पर m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन m लिखेंगे। और एप्सिलॉन m क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या हम इसको बोलेंगे, जो ये एप्सिलॉन m है इसको हम बोल देंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। इतनी बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके तुरंत बताएंगे, ठीक है? घबराएंगे नहीं, हम आपके साथ में हैं और आप भी हमारे साथ में बने रहेंगे। तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप पढ़ाई में बहुत ही सज्ज होने वाले हैं, ठीक, सज्ज होने वाले हैं। माध्यम में k बराबर 1/4 एप्सिलॉन m, ये होती है माध्यम की वैद्युतशीलता। अब जैसे मैंने f एयर यहाँ पे लिखा था, इसी प्रकार से हम यहाँ पे f m क्या है हमारे पास में, माध्यम ही तो है, m क्या है, माध्यम है। तो एफ एम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन m q1 q2 और बटे में r²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो f था ये निर्वात में आ गया, कूलॉम का नियम, और जो ये था हमारे पास में ये माध्यम में आ गया। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां पर एक काम करते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। समीकरण 1 को ऐसे लिख देते हैं, अच्छा तब समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर सभी बच्चे बताएंगे, सभी को दिख रहा है यहाँ पे, सभी को दिख रहा है यहाँ तक ना, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। सभी बच्चों को दिख रहा है ना? अच्छा, अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास में क्या थी, एफ एयर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे में r², और इसको भाग कर देंगे एफ एम से 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m, क्योंकि यहाँ पर m माध्यम लिया है तो m लेंगे, तो q1 q2 बटे में r²। यहाँ तक सभी को दिख रहा है ना? यहाँ तक सभी को दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से मैंने कर दिया भाग। ये देखो समीकरण 1 को समीकरण 2 से मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया भाई। चलो मैंने भाग कर दिया समीकरण 1 को समीकरण 2 से। अब हम बात आगे कर लेते हैं कि एफ एयर बटे एफ एम, यही तो चल रहा है हमारे पास में। अब इसी के आगे की बात करते हैं कि जो एफ एयर लिखा हुआ है, एफ एयर मतलब हमारे पास में क्या है, एफ एम, ये है निर्वात में और ये है किसमें, माध्यम में। अब देखो सभी को पता है कि बटे का बटा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। मतलब ये वाली चीज हम ऐसे लिख लें, जो हमारे पास में एफ एयर लिखा हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे में r², और यहाँ पे गुणे का निशान लगाते हैं। तो जो चीज़ सबसे नीचे लिखी हुई होती है वो ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर चला जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट m, और क्या जाएगा, r² ऊपर जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, q1 q2, यही तो बचा हमारे पास में। तो q1 q2 ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो जो कटने वाला उसे काटो, देखो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, q1 q2 ये खत्म, q1 q2 ये खत्म, r² ये खत्म। मतलब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा एफ एयर अपान में एफ एम इक्वल टू, बचा हमारे पास में एप्सिलॉन m और बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, यही तो बचा। अब एप्सिलॉन m क्या था हमारे पास में, माध्यम
में वैद्युतशीलता, माध्यम में वैद्युतशीलता, यही तो थी हमारे पास में। और इप्सिलॉन नॉट क्या था? ये निर्वात में वैद्युतशीलता थी। किसमें थी? निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत? समझ जाओगे सभी लोग। ये थी हमारे पास निर्वात में विद्युतशीलता। तो ये तो फार्मूला बन गया आकर के तुम्हारे पास में एक, यहां से क्या बन गया कि एफ एयर बटे एफ एम। एफ एयर का मतलब होता है कि जो भी बल हमारे पास में होगा, जो भी बल हमारे पास में होगा, काहे का, किसमें बल होगा, मतलब जो निर्वात में बल होगा और जो माध्यम में बल होगा वो माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात में होगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब एक काम करते हैं कि जो ये एफ एयर एफ एम लिखा हुआ है, मतलब एफ एयर, एयर का मतलब सभी लोग समझ गए ना कि वायु में मतलब निर्वात में, और जो एफ एम हम ये लिखते हैं इसका मतलब होता है माध्यम में। इसको हम मान लेते हैं इप्सिलॉन आर के। काहे के मान लेते हैं? इप्सिलॉन आर के। अब इप्सिलॉन आर कौन सी सर बला आप लेकर के आ गए? तो ये कोई बला नहीं है, इसको हम नाम दे देते हैं एक छोटा सा, कि इतना सा हमको ना लिखना पड़े, इतने में ही काम चल जाए, तो हम इसको बोल देते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसको नाम दे देते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इस पे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, इसमें आपके क्या लगेंगे? न्यूमेरिकल लगेंगे, और वो न्यूमेरिकल आपके बहुत आसानी से सॉल्व होंगे जब आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अब देखो, जब तुमने एफ एयर एफ एम को क्या मान लिया? आपेक्षिक वैद्युतशीलता मान लिया है, तो ये वाला मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं इप्सिलॉन आर इक्वल टू इप्सिलॉन एम बटे में इप्सिलॉन नॉट। और ये आपका बन करके फार्मूला तैयार हो जाता है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है वो माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात में होती है। बात समझ गए? समझ गए ना बात? अब यही फार्मूला आपको अपने बक्से में डिपेंड कर लेना है, और ये चीज़ हमारी प्रूव्ड भी हो गई है। अब ये इस बेस्ड पर तुम्हारे न्यूमेरिकल लगेगा, बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल तुमको दिए भी गए हैं और एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं कि हम इन न्यूमेरिकलों को कैसे सॉल्व करेंगे। उसका तो तरीका तुम्हें हम बताएंगे कि इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन भैया आपको लाइव 8 बजे आना पड़ेगा। जब आप लाइव 8 बजे आएंगे हमारी क्लास में 8 PM, ठीक है, रात्रि जो शाम के 8 बजते हैं उसी में आपकी ये क्लास चलने वाली है। और दूसरी खुशखबरी हम आपको ये दे रहे हैं कि अब हम आज से ही आपको यूपी कांस्टेबल मैथ के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ER बराबर EM बटे इप्सिलॉन नॉट। समझ गए ना? अब अच्छा कुछ बात कर लेते हैं कि जो ये ER है सर, इसका मान कितना होगा? हम इसका मान कितना लिख सकते हैं कि जो ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है इसका मान सर हम कितना लिख सकते हैं, कितना हो सकता है मान? तो अब हम तुमको बता दे रहे हैं कि जो ये ER है हमेशा इस आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान कितना होता है। ठीक, हमें पूछा गया है, 1 नंबर का पूछा गया है, जो भी हम प्रीवियस ईयर देख करके ही पैटर्न के आधार पर ये लेकर के आए हैं आपके लिए। और अब तो आपके लिए NCERT आ गई है और ये 2-3 बार क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो हमेशा याद रखना कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से बड़ा होगा और या तो 1 के बराबर होगा। कभी -1 नहीं होगा, ठीक, -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, 3, 4, 5, 6, इतना याद रखना तुमको। ठीक, अच्छा, इसके मान होते क्या है कि हर जगह पे अलग अलग होते हैं। ठीक, तो कभी कभी वायु के लिए पूछ देता है कि वायु में इसका मान कितना होगा। तो याद रखना कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता का जो मान होगा वायु के लिए, वायु में 1 होगा। इसमें वायु में आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान कितना होगा? 1 होगा। और अगर तुमसे पूछ दे कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान धातु के लिए कितना होता है, तो धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। ये धातु के लिए होता है, धातु में इसका मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर तुमसे पूछ दे कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान
जल में कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जल में इसका मान, जल के लिए जो इसका मान होता है वो 81 होता है। बात समझ में आ गई। ये इतना था हमारे पास में टॉपिक जो कल छूट गया था, क्लास बंद हो गई थी, उसी का ये दूसरा पॉइंट था। ये पॉइंट नंबर था 2 और मैंने पॉइंट नंबर 1 तुमको कल की क्लास में बताया था लेक्चर नंबर 6 में कि जो हमारे पास में कूलाम का नियम है या कूलाम का बल है या स्थिर वैद्युत बल है, वो किन्हीं दो आवेशों के मध्य, कोई दो आवेश थे, उनमें r दूरी पर ही तो बंधे हुए थे। तो दो नियम इसमें हमने बताए थे तुमको। भाई बहुत हार्ड बस वाले देखते हैं, इनको मना करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, तो घबराएंगे नहीं, हम अपने स्टूडियो को बहुत जल्दी संभाल लेंगे। ठीक, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा नए यूट्यूबर हैं तो बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश भी करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए, पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो भाई तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। थोड़ा सा मन उदास होने लगता है जब कोई देखता नहीं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, पढ़ते हैं, सोचते हैं कि बच्चों को क्या नया दें जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए, कुछ नया ही तो देते हैं, वरना ये सब कुछ आपको कौन पढ़ाएगा। ये कभी तो आपको क्लास में तो पढ़ाया नहीं गया होगा, आपकी क्लास में आपको कभी कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा आकर के, ऊपर लिखा देगा आकर के, फिर कहेगा आना मेरी कोचिंग में मिलना आकर के। ठीक, फिर वहीं कोचिंग में जाना 300 रुपये, फिर फीस वहाँ लेगा 400 रुपये, जो भी फीस जितनी लेता हो जहाँ पे। ठीक, फिर आपको, लेकिन हम तो आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री तो दे रहे हैं, फ्री मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो क्या इतना नहीं बनता है, इस भाई के लिए इतना नहीं बनता है कि एक सब्सक्राइब कर लेते हैं, बनता है ना। देखो हम कल बात कर रहे थे कूलाम के नियम की, तो दो आवेश थे, दोनों आवेश r दूरी पर बंधे हुए थे। तो मैंने क्या कहा था कि इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा, ठीक, वो क्या होता है, दोनों आवेशों का गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, किसके, वो भी f के समानुपाती था। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखाया था कि दोनों जो बीच का r जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो बताया था। बाद में मैंने दोनों को मर्ज कर दिया था तो एक समीकरण हमारे पास में आ गई थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में r²। मतलब अगर हमको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहते हैं इसे। जब हम व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो हम क्या लाते हैं, वहाँ पर कोई कांस्टेंट k लाते हैं। सारी बात तो k की ही हो रही है कि k क्या होता है हमारे पास में। कल मैंने तुमको ये भी सिखाया था कि प्रयोगों द्वारा हम k का मान 1 कैसे रखते हैं, कभी कोई किसी ने सिखाया नहीं होगा, वो भी मैंने तुमको कल सिखाया था कि k का मान CGS मात्रक जो होता है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो प्रणाली होती है उसी के माध्यम से k का मान 1 आ जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये भी मैंने बताया था। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एक जो न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन, ये सब मैंने कल तुमको बताया था ना। एक कूलाम जो होता है 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर, ये भी 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। सब कुछ तो मैंने तुमको बताया था ना। मेहनत कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं। जब हम तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए मेहनत करें थोड़ी सी। थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अगर पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा शेयर कर दो अपने दोस्त यार जो भी मिले आपको, उनसे कह दो कि भैया हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन मिलता है ना थोड़ा सा। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो k है, जो हमारे पास में k परावर्तांक था, जो हम k कांस्टेंट लेकर के आए थे, जो नियतांक था वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता था। एक तो उसके माध्यम पर निर्भर करेगा और एक उसके इकाई पर निर्भर करता था, मात्रक पर। उसमें मैंने तुमको ये भी बताया था कि SI मात्रक पर कैसे निर्भर कर रहा है, उसका मात्रक भी मैंने तुमको लिखवाया था। फिर CGS का मात्रक लिखवाया था कि CGS मात्रक पर कैसे निर्भर कर रहा है। उसी में निकल के आया था कि k का मान 1 होता है। और वही जब हम न्यूमेरिकल वगैरह या कोई प्रूफ वगैरह सॉल्व करते हैं तो k का मान हम प्रयोगों द्वारा 1 लिख देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था जो मैंने आज आपको समझाया है कि k की निर्भरता माध्यम पर कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला यही तो निकल के आया था, ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि F बराबर k Q1 Q2 बटे में r², यही तो लिखा हुआ है अपने पास में। फिर
के, अब के की ही तो बात कर रहे हैं कि के की माध्यम पर निर्भरता कैसे होगी। तो निर्वात में के का मान 1/4πε0, क्योंकि ε0 निर्वात में होता है। तो ये के का मान उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, एक बार समीकरण 1 बन गई। दूसरी बार में हम माध्यम में के का मान 1/4πε0, बहुत लोग यहाँ पर ई के लिख देते हैं, किताबों में ई के लिखा होगा, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। ई एम लिख दो, कुछ भी लिखो, जो तुम लिखो, कुछ भी लिखो, यहाँ पे ABCD कुछ भी लिखो, लेकिन जो चीज लिखो वो यहाँ पे शो कर दो उसको अपने प्रूफ में। यही तो होता है प्रूफ हमारे पास में, कि जो भी हम लिख रहे हैं वो हम अपना शो करते हुए चले आए। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया, जो कटने वाला था उसको काट दिया। हमारे पास में FAR/FM बराबर εm/ε0 आ गया। अब जो ये मान था इसको मैंने मान लिया कि आपेक्षिक वैद्युशीलता के बराबर होता है, यही तो मैंने मान लिया। बहुत किताबों में EK इसको मान के रखे हैं, ठीक है। तो ER इसको आपेक्षिक वैद्युशीलता मान लिया, इसके बराबर ये रख दिया और ये मान इसके बराबर आ गया, यही प्रूफ हो गया। और हमेशा आपेक्षिक वैद्युशीलता का मान या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ये आपका IIT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि वायु में आपेक्षिक वैद्युशीलता का मान कितना होता है, तो 1 होता है। धातु में आपेक्षिक वैद्युशीलता का मान कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। अगर तुमसे पूछ ले कि जल में वैद्युशीलता का मान कितना होता है, तो 81 होता है। पसीना आ गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम लोगों की क्लास को देखते नहीं। तो भाई क्लास को देखा करो, मजा आएगा, समझ में चीजें आएंगी, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आए वो चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, हम उसे और बेहतर देने की कोशिश करेंगे, और बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो भाई फिर से हम एक बार कह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, एक कहावत कहते हैं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो भिड़ा है, समझ गए। तो लक्ष्य इस दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है, बस अगर आपने एक दृढ़ निश्चय बना लिया, अपने अंदर एक मजबूती बना ली है कि आज से हम इस काम को करेंगे जरूर, और ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये काम मेरे लिए बना हुआ है, इसको मेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है, इसे हम करेंगे। जो ठान लिया तो आज से मैंने ठान लिया, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। खुद से एक वादा करो कि हम डेली क्लास में आएंगे, डेली पढ़ाई करेंगे और डेली बैठ के पढ़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। वरना दुनिया में तो तुम जैसे बहुत सारे पढ़े हैं, वरना जाओ टिकटॉक पे मस्ती करोगे, 1 रुपये की फोन हम करा देंगे। बहुत सारे टिकटॉक पे बने पड़े हुए हैं। ये पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है। फिर एक बात सुन लो, ये पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है। ये कैप्सूल जो 500 mg के हैं, ये अच्छों को ही हजम होते हैं, वरना बदहजमी पेट में बन जाती, पेट खराब हो जाता है। और अगर एक बार में समझ में आ गई पढ़ाई, तो इससे प्यारा तुम्हें कोई काम नहीं लगेगा। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आप इससे दुनिया को जीत सकते हैं। ये सिर्फ कलम से क्रांति की ही बात है। हम क्रांति करेंगे तो कलम से करेंगे, ना कि टिकटॉक स्टार बन करके या टिक्की वीडियो बना करके या ब्लॉग्स वगैरह, ये कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कलम की क्रांति से काम करेंगे। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठान लिया तो ठान लिया। इसी बात पे जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो क्लास में जरूर आया करो और क्लास को देखा करो, क्लास अच्छी बना। जय हिंद, जय भारत।